हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केकेजी स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10 के जो विज्ञान है, यानी कि जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान यानी कि साइंस, उसका क्या देखेंगे 80 वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, यानी कि जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसका पार्ट 2। यानी कि इससे पहले पार्ट 1 दे रखिए, उसको नहीं देखिए, जाकर जरूर देखिएगा। इसका सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, याद कर लीजिए केकेजी क्लासेस गूगल ओपन करना है और केकेजी क्लासेस सर्च करना है। सर्च करते ही कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें 12th 10th क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनिज और अयस्क में अंतर लिखे। यह क्वेश्चन को बीएससी यानी कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम 2016, 2017, 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए लगातार 2 बार पूछ रखा है। देखिए खनिज क्या है, भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। फिर समझिए, यानी कि भूप्रपटी यानी कि भूमि में, यानी कि पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में, यानी कि प्राकृतिक रूप में, यानी कि जो भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को ही क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। ठीक है ना, समझ के। यहाँ पे देखिए, अगर नेक्स्ट यहाँ पे इसी का अगर अयस्क की बात करें तो वे खनिज यानी कि वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में की जाती है, उसे क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है। सॉरी, अयस्क बोला जाता है। यहाँ पे अयस्क लिखना चाहिए मुझे, अयस्क तो थोड़ा गलती टाइपिंग हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अयस्क कहा जाता है। क्या कहा है, अयस्क कहा जाता है। यानी कि वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से तथा कम खर्च में की जाती है, अयस्क कहलाता है। ठीक है ना। खनिज क्या है, भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं। समझ के, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे वीडियो। साइंस का मिलेंगे, उसका सोशल साइंस का मिलेंगे, हिंदी का भी मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण दे। यानी कि उदाहरण दे के समझाना है आपको। समजातीय श्रेणी क्या है, यानी कि वैसे कार्बनिक यानी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह, यानी कार्बन यौगिक का ऐसा समूह जिसकी संरचना रासायनिक गुण समरूप हो, यानी कि दोनों समान रूप का हो, यानी कि समरूप हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे कि कार्बन समूह यानी कि जिसमें कार्बन हो, कार्बन समूह का ऐसा समूह जिसका संरचना रासायनिक गुण पूरा एकदम समरूप हो, उसको क्या बस समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन 2012, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कार्बनिक यौगिक का ऐसा समूह जिसका संरचना तथा रासायनिक गुण समरूप होते हैं, समजातीय श्रेणी कहलाता है। ठीक है ना। एल्केन की समजातीय श्रेणी क्या है, CH4, C2H4, H6, ETC, यानी कि जो ये समजातीय श्रेणी है, यह इसका एग्जाम्पल है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। की बात करें यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। देखिए अपवर्तन से थोड़ा अच्छा लगता है परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, यानी कि कोई यह चिकना सतह है, जब प्रकाश की किरण जब इस पर आपतित होता है तो क्या होता है, आपतित होता है तो पुनः टकरा कर, जब इस सतह है ना, पूरा टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। फिर समझिएगा, जब भी कोई चिकनी सतह या चमकीली सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो उस पुनः उस पर टकरा कर क्या उन्हें उसी माध्यम में, जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में लौट जाती है, उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इससे जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे। प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करें, कभी कभी आपको सिर्फ पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ठीक ना। नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है या लंब होता है, वो तीनों एक ही तल में होता है। फिर समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है या अभिलंब होता है, वो एक ही तल में होता है। जैसे कि आपको बताने का प्रयास करें, कोई सतह है, जब प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है ना, अब फिर वह जा रहा है, इस पर लंब डालेंगे तो सभी एक ही बिंदु पर होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा। ठीक है ना। और एक और बात, जो आपतित किरण यानी कि आपतन कोण, सेकेंड, इसका क्या नियम, सेकेंड नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जो I बराबर R होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ठीक ना। ये 2 नियम था, यह 2016, 17, 19 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। देखिए प्रथम पाली सेकेंड पाली सब है के साथ मिलाया हुआ, यानी कि आप प्रथम पाली में कौन है सेकेंड पाली में कौन है, लेकिन आपको दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है इसका SI मात्रक लिखे, आपको पूछेगा प्रतिरोध क्या है इसका SI मात्रक लिखे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है रेजिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए आपको लिखना क्या है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में अगर आपको ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा बात है, आपको लिख सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए विद्युत यानी कि विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी कि विरोध, हम विरोध क्या कहते हैं, प्रतिरोध यानी कि किसी को रुकावट, जिसमें रुकावट बाधा उत्पन्न करना, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। यानी कि कोई चीज में बाधा उत्पन्न करेंगे, उसमें रुकावट उत्पन्न करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है, यानी कि किसी चालक का वह गुण है जिससे चालक में धारा के प्रवाह के, यानी कि जिसमें धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है, जिसमें धारा जब प्रवाहित होगा उसमें कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होता है। जिससे आपको बताते हैं, जब कोई तार हमारे पास रहता है, कंडक्टर तार, तो उसमें क्या होता है, जब भी जंग लग जाता है, जब उसमें थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है, उसमें तो देखिए करंट कम प्रवाहित होगा। देखिए ऐसे तो आप कहीं लाइन वाला, तो लाइन में तो बहुत ज़्यादा करंट रहता है, उस बात नहीं। बैटरी से आप कहीं करके देख लीजिएगा तो उसका वोल्टेज घट जाता है। वही उसमें क्या होता है, विरोध उत्पन्न होता है, उसमें रुकावट उत्पन्न होता है, यानी कि प्रतिरोध लगता है। वही करा प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे चालक में धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोध कहलाता है, या विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। अब आप थोड़ा सा इसका अगर हम देखने का प्रयास करें, यहाँ पे यह वाला क्या है, बेसिकली ओम के नियम में भी ऐसा पढ़ना है, फिर भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे विद्युत प्रतिरोध क्या है, अगर फॉर्मूला लिखने की बात करें, ऐसे हम पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा देते हैं। अगर इसका SI मात्रक के देखिए, प्रतिरोध का वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है। अगर हम इसका SI मात्रक के बोले तो ओम, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, तो ओम है। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, ओम। ओम, जिसको ओम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ओम का सिंबल भी होता है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, या वोल्ट एम्पियर भी, वोल्ट पर एम्पियर भी कह सकते हैं इसका SI मात्रक, ठीक। यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपको बात करें इस प्रकार से परिभाषा दीजिएगा तो कोई दिक्कत है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि विद्युत प्रतिरोध किसी चालक की सिराओं के बीच आरोपित विभवांतर V तथा चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I की अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए आपको 2 एग्जाम्पल, 2 परिभाषा इसलिए दे रहे हैं कि आपको लिखने में कोई तकलीफ नहीं हो, आप कोई भी लिखिए सब सही है। जैसे कि किसी चालक, यानी किसी चालक के सिराओं के बीच आरोपित विभवांतर V, क्या कहा, आरोपित विभवांतर V और चालक से प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे I इक्वल टू तो V/I लिख सकते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, और V क्या है तो विभवांतर, I क्या है तो धारा, ठीक। तो यह हो सकता है, तो आप जो मन करे वह लिख सकते हैं। तो आप यह परिभाषा लिखिए और SI मात्रक लिख दिए, या यह परिभाषा लिखिए और यह SI मात्रक लिख दीजिए, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, कोई भी लिखिए, ठीक ना। यह 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलेंगे। तो देखिए मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु का 2 उपयोग लिखिए, उदाहरण दे। देखिए मिश्र धातु क्या है, मिश्र धातु यानी कि उसमें मिश्रण रहता है, धातुओं का मिश्रण रहता है। जैसे कि कोई ऐसा धातु जिसमें अन्य धातु और अधातुओं को एक निश्चित मात्रा में उसको मिलाया जाता है। मतलब एक ऐसा धातु जिसमें कोई धातु, यानी कि एक ऐसा धातु जिसमें कोई भी धातु, एक धातु या अधातु की एक निश्चित मात्रा जब इसमें मिला देंगे तो वह क्या बनेगा, मिश्र धातु बन सकता है। मतलब किसी धातु में, यानी कोई भी धातु में अन्य धातु या अधातुओं की एक निश्चित मात्रा मिलाकर, यानी कि आप समझिएगा बात मेरी अच्छा प्रकार समझिएगा। मतलब मिश्र धातु वह होता है, यानी कि मतलब कोई भी धातु, यानी कोई भी धातु में कोई भी धातु या धातु, यानी कि कोई पहले से धातु है, जैसे लोहा है, मान के लोहा है, उसमें क्या कर देंगे हम, उसमें थोड़ा सा और दूसरा एल्युमिनियम मिला देंगे, तो वो भी धातु है ना। तो या कुछ और चीज़ मिला सकते हैं जो अधातु हो, या शीशा हो। तो कोई धातु या धातु, मतलब किसी भी धातु में कोई धातु या धातु की एक निश्चित मात्रा, यानी कि वो निश्चित मात्रा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मिला दे तो प्राप्त नहीं होगा। एक निश्चित मात्रा को मिलाकर इच्छित गुणधर्म वाले क्या मिश्र धातु प्राप्त की जा सकती है।
इस प्रकार से मिश्र धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे पीतल और कांसा दोनों के दोनों एक मिश्र धातु है। सिंपल एग्जाम्पल है, आप याद कर लीजिए, क्योंकि उदाहरण देने के लिए बोला है ना, तो हम उदाहरण दे दिए ना। यह 2019 के एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी पीतल और तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थों के क्यों नहीं रखा जाता है? देखिए, जैसे पीतल होता है और तांबा होता है, जैसे कि बर्तन होता है, उसमें दही बिल्कुल नहीं रखा जाता, या खट्टा कोई भी पदार्थ हो उसको नहीं रखा जाता है। और क्यों नहीं रखा जाता है, उसका कारण देखिए यहाँ पे। देखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रखा जाता, नहीं रखना चाहिए। दही अम्लीय होता है। बेसिकली दही जो होता है वो अम्लीय खट्टा होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि वो दही खट्टा होता है। खट्टा होने के कारण अम्लीय होता है, ठीक है ना। अम्लीय कब होता है? जब खट्टा होगा, जो भी खट्टे पदार्थ है वो अम्लीय बेसिकली होता है, ठीक है ना। वही कहता है यहाँ पीतल या तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखना चाहिए। दही अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि दही खट्टा होता है, ठीक है ना। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु की लवण देता है। यानी कि अगर दही अगर उसमें रख देंगे, जो खट्टा के यानी कि तांबे के साथ दही की अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, धातु की लवण देता है। यानी जब अभिक्रिया कर लेता है, उसके जो परत होता है उससे अभिक्रिया कर धातु को लवण देने लगता है, और जो दही का स्वाद बिल्कुल बदल सकता है या बदल जाता है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और देखिए, जो भी डिफिनीशन है बहुत इजी है, बहुत आराम से आपकी परिभाषा में मतलब याद कर पाइएगा आप, वैसा परिभाषा। इसे 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे देखिए, संयोजकता से आप क्या समझते हैं? देखिए, संयोजकता क्या होता है? बेसिकली संयोजकता क्या होता है, मतलब कोई भी परमाणु की संयोजकता। जैसे आप ये सोडियम का संयोजकता क्या होता है, 11 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है। कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। यानी कि वो सब ऑक्सीजन परमाणु संख्या, यानी कि वही संयोजकता होता है, ठीक ना। इस संयोजकता से आप क्या समझते हैं? यानी किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, फिर समझिएगा, मतलब कोई भी तत्व है उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की, जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनों को जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ऐसी वैसी इलेक्ट्रॉन नहीं, जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, संयोगी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो भाग लेता है, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो रासायनिक क्रिया में, यानी कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो क्या होता है, उसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। फिर समझिएगा, किसी भी तत्व, यानी कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक क्रिया में भाग लेती है। देखिए यहाँ पे गलती से लिखाया हुआ है, यहाँ पे मैंने भाग लेती है या लेता है, भाग लेता है, संयोजन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि मतलब इसी इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। जैसे कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, यानी सोडियम के परमाणु जो संयोजकता हुआ बेसिकली 11 है। बहुत सिंपल है यह क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा आपको। सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, और सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। इससे आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जरूर इसको याद कीजिएगा, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 11 होता है। सिंपल है। यह क्वेश्चन 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, हम लोग सैलून में जाते हैं, ये तो आप खूब खुश हो जाएंगे, हमको बहुत हम स्मार्ट दिख रहे हैं। अरे स्मार्ट नहीं दिख रहे यार, उसमें वो अवतल दर्पण होता है। वो बेसिकली समतल दर्पण नहीं होता, अवतल दर्पण होता है। वो आपको स्मार्ट बढ़ा देता है, आपको देखने के मतलब नज़र को ना मतलब थोड़ा ऐसी कर देता है। तो ये कहता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। जो हम लोग हजामती दर्पण समझ रहे हैं, हजाम यानी कि सैलून में जो भी दर्पण आता है वह थोड़ा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वह समतल बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो अवतल होता है बेसिकली, ठीक ना। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रोगियों को नाक, कान, आँख को देखने या जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यानी कि रोगी, यानी कि जिसको कुछ बीमारी होगा नाक, कान का या आँख का, तो उसको जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन 2013 और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। आपको यह पूछेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यह 2013-17 में क्वेश्चन पूछा गया है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का अंतर करें, यानी कि दोनों को अंतर करना है। देखिए, अंतर आपको इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे बेस्ट अंतर लिखने का तरीका यही होता है, आपको इस प्रकार से खंड रहता है, तो अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, यहाँ अवतल लिखिए, यहाँ उत्तर लिखिए, चाहे इधर उत्तर इधर अवतल कर दीजिए, कोई सिंपल इस प्रकार से लिखिएगा। आपका नंबर 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, 1 पॉइंट तक नहीं कटेगा।
ठीक है ना। देखिए अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। जो अवतल दर्पण होता है वह वास्तविक और काल्पनिक यानी कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक ना। अवतल दर्पण को हम देखिए अभिसारी प्रतिबिंब दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण जो होता है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या अपसारी दर्पण कहा जाता है, समझ रहे? देखिए यहाँ पे है अवतल दर्पण को क्या कह सकते हैं, अवतल दर्पण का जो दृश्य होता है कम होता है। देखिए अवतल दर्पण का दृश्य कम होता है, इसलिए वो कुछ दूर के ही वस्तुओं को देख पाता है। लेकिन आप देखिएगा उत्तल दर्पण जो हम लोग साइड मिरर का उपयोग करते हैं, जैसे गाड़ियों में साइड मिरर में क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखिए वह कितना छोटा होता है, लेकिन कितना दूर दूर तक की गाड़ी को देख पाते हैं। जब देखिए ड्राइवर देखता है पीछे की गाड़ी को तो बहुत दूर तक को दृश्य आराम से उसमें दिखाई देता है, क्योंकि वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का दृश्य बहुत अधिक होता है, यानी कि दृश्य क्षेत्र जो होता है अधिक होता है। ठीक है ना। तो यह होता है दोनों में अंतर। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं और अगला पार्ट आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। और मेरा अगर 12th क्लास में अगर पढ़ना चाहते हैं केकेजी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर 12th में अगर है कोई तो चलिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय, जय हिंद। क्या आप 10th और 12th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। ओपन करके केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं।